Started na? Hello. Yes, sir. Start. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Good afternoon, good morning, all of you. अच्छा देखो, तो हम लोग टैक्स में डिस्कशन कर रहे हैं सर रिगार्डिंग एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस। उसमें लास्ट फ्यू क्लासेस में हम लोग एडवांस टैक्स के बारे में बात किए, टीडीएस के बारे में बात किए। कल एक क्वेश्चंस भी लास्ट में हो गया था। आज हम लोग टीसीएस को थोड़ा कंप्लीट कर लेते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दर्श। चलो, ऐसे आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड वाइड। अमेरिका में इलेक्शंस का रिजल्ट आ रहा है, ट्रम्प जीत रहा है। देखो मेरा एनालिसिस, ट्रम्प जीतेगा, ये मेरा क्लास का एनालिसिस था। ठीक है, जीत गया। 270 चाहिए, आगे है, अभी भी कंप्लीट नहीं। मैं बोला था मार्केट 24,500 जाएगा। ठीक है, देखो स्क्रीन शेयर करते हैं। मैं बोला था मार्केट 24,500 जाएगा, कल क्लोज हुआ था 24,200 में। दिस इज नॉट मार्केट क्लास, बट ये पूरा ट्रम्प पे मैं ये पूरा एनालिसिस किया था। अगर ट्रम्प आता है तो मार्केट 24,500 तक जाएगा। ऑलरेडी 24,440 कल मार्केट क्लोज हुआ था यहाँ पर, तब मार्केट था 24,200 पे। अरे पूरा मेरा 300 पॉइंट का ओवरऑल मूव था, ऑलरेडी 250 पॉइंट दे चुका है। और क्या चाहिए, सब एकदम ग्रीन पे ग्रीन हो गया। आज क्लास से क्या है, एकदम हरा हरा झंडा गाड़ के पैसा कमा के गया है। एकदम पढ़ाने नहीं दे रहा था। एक्चुअली मेरा पढ़ाना होता है, कुछ ना कुछ मैं सिखाता हूँ, लेकिन जिस दिन इनकम का सोर्स मिलता है उन लोगों को कोई मेरा बात नहीं सुनता। मतलब मैं थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। ए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सर क्या पढ़ना, कमाने दो। ऊपर से एनालिसिस जब पूरा एकदम मैच कर जाता है, और क्या चाहिए। चलो छोड़ो मार्केट का। और क्या बोले, ट्रम्प जीतना था, अच्छा है, गुड फॉर इंडिया, वेरी गुड फॉर इंडिया। अमेरिका के लिए कितना अच्छा बुरा है आई डोंट नो, वो अमेरिकन को पता है, बट हमारे लिए तो अच्छा है। आई एम हैप्पी पर्सनली। क्यों? 2-3 रीजन है। एक, ट्रम्प के साथ मोदी का रिश्ता अच्छा है। नहीं, वो ट्रम्प आगे हैं, ये लोग इसलिए दिखाते हैं ताकि आप देखो। ठीक है, वो दिखाता रहता है। अभी भी काउंटिंग चलेगा, देखो सारा दिन अभी काउंटिंग चलेगा। ट्रम्प के साथ मोदी का रिलेशन अच्छा है। ट्रम्प के साथ लास्ट बार जब भी ट्रम्प था, जब भी ट्रम्प का एक चीज है, ट्रम्प रशिया के साथ वार नहीं चाहता है। ये जो नाटो के साथ रशिया का जो एक प्रॉब्लम है, जिसमें अमेरिका नॉर्मली सपोर्ट करता है, ट्रम्प इस चीज को कम करना चाहता है। तो ग्लोबली जो वार सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं ट्रम्प थोड़ा सा माने कंट्रोल कर सकता है। हाँ, सेटलमेंट करने का चांसेस है, हाई चांसेस है। हाँ ऑब्वियसली, ये एक्चुअली ट्रम्प नहीं चाहता है। ट्रम्प ये नहीं चाहता है। ट्रम्प के साथ थोड़ा रशिया का रिलेशनशिप अच्छा है, और स्पेशली पुतिन के साथ। और ट्रम्प कहीं ना कहीं वो देखने में थोड़ा एग्रेसिव है, उसका इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रेसिव होते हैं। अगर वो काम का ना हो तो फिर कई बार कंट्री प्रॉब्लम में आ सकता है। लेकिन ट्रम्प का जो सोच है वो करंट, क्योंकि अमेरिका दादा है सर दुनिया का, एक तरह का दादागिरी करता है ना, क्योंकि डॉलर का बोलबाला है। जब तक अमेरिका का दादागिरी रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सही। इस तरह का वही लोग सर, वो लोग पूरा क्रिमिनल्स होते हैं। हाँ वही लोग वोट दे रहे हैं नहीं, ठीक है, देखो डेमोक्रेटिक राइट सबका है, वो हमारे देश में भी है, वहां पर भी है। मैं यहाँ पर ग्लोबल सिचुएशंस में ट्रम्प का इम्पोर्टेंस करेंटली जो है, और फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, मुझे जितना लास्ट बार भी मैंने देखा था, वो उस एंगल से अगर मैं देखूं तो मुझे ठीक लग रहा है। बाकी ऐसे ट्रम्प ने कुछ ऐसा ऐसा डिसीजन भी बोला है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा इन द सेंस
जो प्रोडक्ट अमेरिका बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसमें ड्यूटी बढ़ा देगा, तो इंडिया से अच्छा खासा इंपोर्ट करते हैं वो लोग, तो इसमें इंडियन प्रोडक्ट का प्रॉब्लम होगा। लेकिन सर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में काफी बेहतर सिचुएशन है। आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम। आईटी में तो नहीं, प्रॉब्लम क्यों? आईटी ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है, बैंकिंग में ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है। ये सब मेरा क्लास के एनालिसिस था, ग्रुप में मेरा ऑलरेडी एडवाइस था कि बैंकिंग शेयर खरीद लो सब एकदम। जो लोग लिया है, जो भरोसा किया है खुद पे सर पे वो लोग तो खेल खेल लिया है। और जो लोग नहीं लिया, अभी बैठा था दो चार लोग, सुना मैंने, उनको लग रहा था सर तो बोल रहे देखते हैं होता है तो करेंगे, मुंह छोटा करके बैठे, क्या कर सकते। चलो ठीक है, एक इम्पोर्टेंट इवेंट है सर इसीलिए बोला, ठीक है। आपको मार्केट का कहानी सुनाने का मुझे कोई रुचि नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ इवेंट्स के साथ आप लोगों को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये सब इकोनॉमिक इम्पैक्ट जानना, अपडेट रहना, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमेशा तत्पर रहो, जानो किसके लिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता है कि आप में से कोई कमला हरीश का सपोर्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन, नो इश्यू विद दैट, बट ग्लोबल इवेंट पे क्या है क्या नहीं है जरूर जान। मतलब मैं तो ट्रम्प का सपोर्टर, ठीक है, और वही हुआ है, चलो उसके लिए मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो हरीश का सपोर्टर हूँ, हो सकता है। ऐसे कमला हरीश तो इंडियन ओरिजिन का भी है, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो ओरिजिन जात पात ये सब में मैं बिलीव नहीं करता, ठीक है। कि वो इंडियन ओरिजिन है, कमला नाम से पता चल रहा है ना कि वो इंडियन है, और उसका एक्चुअल नहीं ना, उसका ओरिजिन पूरा दोनों ओरिजिन यहीं का है, उसका दोनों ओरिजिन यहाँ का है। तो ये वो इंडियन ओरिजिन से है, इसका मतलब ये है क्या कि हम उसको सपोर्ट करें? मैं ये सब चीजों में बिलीव नहीं करता। हमारा जात भाई है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। चलो ठीक है, अगर मेरा शत्रु भी मेरे लिए अच्छा करेगा मैं अपने शत्रु को ही वोट दूं। सर आपका शत्रु आपका अच्छा कैसे कर सकता है? पता नहीं, बट मैं मानता हूं कि जिसके मन में लोगों के लिए अच्छाई है, या फिर जो ब्रॉडली सोचता है, नैरोली नहीं सोचता, मुझे लगता है वही यार। अमेरिका दुनिया में एक बहुत बड़ा पावर है, मजा आएगा। ट्रम्प आने के बाद इंडिया का रुख क्या होगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया के साथ काफी इंटीमेटेड सिचुएशंस में है। चाइना के साथ रिसेंटली रशिया ने दोस्ती करवाया है ना। अब देखने लायक सिचुएशंस होगा कि, क्योंकि अमेरिका के साथ थोड़ा सा चाइना का अनबन है, ठीक है। तो अभी ये देखने लायक सिचुएशन होगा कि अभी इंडिया का स्टैंड पॉइंट कैसे रहेगा, क्योंकि ट्रम्प तो सर बहुत ज्यादा ही मोदी को प्यार करता है, ठीक है। अब ये मुझे चिंता है कि मोदी अभी क्या करेगा। बाइडेन के साथ वो बात नहीं था मोदी का, लेकिन ट्रम्प के साथ है। हाउडी मोदी किया था अमेरिका में, यूएस में हाउडी मोदी किया था, एक शो किया था जिसमें मोदी अमेरिका विजिट किया था, और पूरा एक स्टेडियम भाड़ा किया था। क्या भीड़ हुआ था, इंडियंस एज वेल एज अमेरिकन मोदी के सपोर्ट में। और वो देख के ट्रम्प पागल हो गया था, और ट्रम्प एक बार बोल रहा था कि मोदी बहुत खतरनाक बंदा है। तो बोलते हैं कि एक बार ट्रम्प ने मोदी को बोला कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो, लाइक पाकिस्तान प्रॉब्लम करे, चाइना प्रॉब्लम करे, आप हमें बोलो ना, हम हमारे तरफ से सारा हेल्प करेंगे। ऑलरेडी चाइना जब हमारे लद्दाख में प्रॉब्लम किया था, अमेरिका ने अपना सेना था इधर उसका, मालदीव्स में या कहीं पर, सारा सेना इंडिया में भेजा था, नेवी का एज वेल एज नॉर्मल का। तो मोदी बोलता है कि हाँ हाँ बोलेंगे। और मोदी साथ में ये भी बोलता है कि इवन ये ट्रम्प को बोला था, और वो ट्रम्प बोला है कि अगर मुझे किसी चीज पे दिमाग मेरा घूम गया ना तो मैं देख लूँ। ये बात ट्रम्प को मोदी ने बोला है, और ये चीज ट्रम्प बहुत अच्छे से जानता है कि मोदी बहुत खतरनाक है। जिस दिन उसका दिमाग बमक जाएगा, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम करता है वो उसको छोड़ेगा। ये बात ट्रम्प बोला है। और ट्रम्प और एक चीज रिसेंटली डिक्लेयर किया है अमेरिका में वोट के दौरान, जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा, इसके बारे में बाइडेन गवर्नमेंट एंड ये लोग क्योंकि ग्लोबल मैटर में काफी फोकल होता है, तो बांग्लादेश में जो हुआ है इसके बारे में पूरा साइलेंट है। तो ट्रम्प बोले क्यों, जब मुस्लिम में कहीं पर भी छोटा सा कुछ होता है तब तो सब कोई चिल्लाने लगते हो, और बांग्लादेश में हिंदू के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, अब कोई वोकल क्यों नहीं हो? अभी जो मोहम्मद यूनुस का पत्ता काट कर सकता है, जो बांग्लादेश में
अल्टीमेटली एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा चला रहा है ना सर, देख तो पा रहे हो। तो इसके ऊपर भी काम हो सकता है। अब देखो क्या होता है। बेसिकली ग्लोबल पीस चाहिए सर। ये जो एक तरफा राजनीति जहां पर भी हो, चाहे भारत में हो, इवन मोदी का, अमेरिका तो क्या किया था जब गुजरात में गोधरा के कारण मोदी के ऊपर आरोप लगा, तो मोदी को वीजा बंद कर दिया था, अमेरिका वीजा नहीं दिया था। और उसी मोदी को बाद में हाउडी मोदी करके प्रोग्राम करके सेलिब्रेशंस भी किया। बहुत सारा रूप देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ संभव है। डॉक्यूमेंट्री निकला था तो उसका खतरनाक। किसका? वो गुजरात का? मो, मोदी का। मोदी का? अरे कौन निकाला? जो वो सब जगह से बैन करवाया, जिसके कारण उसको बैकलैश मिल रहा था, वो 2002 का कांड के ऊपर। हाँ हाँ, ये बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको क्लीन चिट दिया था। मेरे पास पड़ा हुआ है ना वो दोनों पार्ट पड़ा हुआ है। चलो ठीक है, कंट्रोवर्सी तो रहेगा। सर कोई बोल सकते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, आप पॉलिटिकल बात बहुत करते हो, लेकिन ये सब बात करके कोई फायदा नहीं। आप लोगों को समझना पड़ेगा। आपका पसंद का ही समझो, लेकिन समझो। मेरे पसंद का समझना, ऐसा मैं नहीं बोलता। समझो। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हाँ, क्या बोलते हो? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, इन्फोसिस। 124 है नीचे। क्या बात करता हूँ? नहीं, मैं एकदम मेन। चलो, डिटेल्स जहाँ है। चलो, 7.8। देखो, चाहे टीडीएस हो जाए, चाहे एडवांस टैक्स हो जाए, या फिर टीसीएस हो जाए, ये सारे के सारे का एक कॉमन चीज है कि टैक्स का अमाउंट पहले ही काट लिया जाता है। टैक्स का अमाउंट पहले ही काट लिया जाता है। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या दिया था? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एडवांस टैक्स का मतलब है कि आपका प्रीवियस ईयर का टैक्स आप असेसमेंट ईयर में दे दो। नॉर्मली क्या होता है, रेगुलर में क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में गवाते हैं। एडवांस टैक्स हमें क्या सिखाया कि प्रीवियस ईयर में कमाओ, प्रीवियस ईयर में दे दो। जैसे इस साल का इनकम का टैक्स इसी साल दे दो। अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो सकता है, तो हर कोई दे सकता है। और किसी किसी केस में गवर्नमेंट नोटिफाई कर देते हैं कि आपको एडवांस टैक्स ही देना पड़ेगा। जैसे कॉर्पोरेट के केस में तो एडवांस ही देना होता है। तो फिर टीसीएस कहाँ लगता है, और टीसीएस के पीछे का कहानी क्या है? जैसे टीसीएस के बारे में डायरेक्टली एक चीज बोल रहा है सर, ये 206 सबसेक्शन सी के अंदर बोला गया है। आप ऐसे बोल सकते हो कि 206 के अंदर है। कहां पर है? 206 में। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 206C, टीसीएस फ्रॉम फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, एंड नॉन फर्निशर्स ऑफ पैन, उसके लिए टीसीएस का कॉन्सेप्ट है 206CCA एंड 206CC। माने उनका भी टीसीएस काट सकता है जो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं या फिर पैन भी फर्निश नहीं करते। तो उनके लिए 206CC एंड 206CC का सेक्शन यूज करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आपको एक टीडीएस के साथ टीसीएस का डिफरेंस भी दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक दिमाग में चल रहा होगा। और कॉमन नंबर भी टीडीएस टीसीएस का हो सकता है, जो 203A के अंदर बोला गया है। तो चलो, यही कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड बातें हैं जो आपको एक्चुअली यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो क्या हम लोग टीडीएस एंड टीसीएस का डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं?
तो ठीक है, आते हैं। डिफरेंस देना एक जरूरी था, ठीक। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसके केस में गवर्नमेंट बोलते हैं कि आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने सोर्स में ही टैक्स को कलेक्ट कर लो और फिर सरकार के घर में जमा करो। अंडर सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1, सेलर ऑफ सर्टेन गुड्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर्स। समझना, बायर से टैक्स को कलेक्ट करो एट दी स्पेसिफाइड रेट्स। किसको बोल रहे हैं? सेलर को बोल रहे हैं। स्पेसिफाइड परसेंटेज फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इज एज बिलो। जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1% रेट है, 1% रेट है, मैंने टीसीएस का रेट है कि जब भी बायर पेमेंट करेगा बाकी टैक्स के साथ एक टीसीएस भी देना पड़ेगा। टेंडुलिप्स, टेंडुलिप्स माने बेसिकली बीड़ी का पत्ता, बीड़ी फूकता है ना सर, कल बात हो रहा था बीड़ी में थोड़ा सा, ठीक है। हमारे देश में सिगरेट से ज्यादा लोग बीड़ी फूकता है, जानते हो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ऐसे। तो कैसे हाँ, कैसा मैं तो कभी नहीं किया तो टेस्ट नहीं बता सकता। देखा। ट्राई कर भी, मैंने गंदा चीज भी ट्राई करना होता है। दुनिया में इतना अच्छा अच्छा चीज है, उसमें कभी कोई सोचता नहीं कि अच्छा चीज ट्राई कर। जितना गंदा घटिया चीज होते हैं। मैं जब क्लास 7 में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है, हम लोग एक दोस्त ट्यूशन ग्रुप में पढ़ते थे नॉर्मली जैसे होते हैं, तो ट्यूशन से बोला कि हम लोग को घूमने लेके जाए, तो बड़ा खुश है, घूमने जाएंगे, पिकनिक दिसंबर में होता है ना। तो घूमने गए, तो हम लोग का एक दोस्तों का जो ग्रुप था लड़का लोगों का, तो एक जगह में ना एक बोटिंग था और थोड़ा जंगल टाइप का, तो हम लोग जंगल में गए, बोट में बैठे, बड़ा मजा आ रहा है, साइकिल पैडलिंग करेंगे, इतना करते नहीं हम लोग गांव साइड में, स्मॉल टाउन्स में नहीं होता। तो बैठे, एक दोस्त पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाल, 7 बच्चे, तो बोलता है भाई आज मजा आएगा। हाँ, 7 में, मैंने 12 साल हार्डली एज होगा। हाँ, तो तुमको मिला कहाँ से? फिर एक दोस्त ने जलाया, एकदम मैचिस से बड़ा लोगों के जैसा, ठीक है, तब उस टाइम पे हम लोग को बड़ा ही फील हो रहा था। जलाया, फिर बोट के अंदर चालू हुआ, फिर ये फूंक रहा है, वो फूंक रहा है, फिर मेरे को दिया। तो मेरे को ना सिगरेट का जो सेंट होता है, ये चीज मेरे को पता है, क्यों? मेरा पापा चेन स्मोकर है। मैं बचपन से पापा के लिए नेवी कार्ड हमेशा से लेके देता। तो नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। और अगर मेरे को पीने का आदत होता ना, मैं एक ग्लास लेता बाहर चला जाता। अरे इतना एडल्ट तो मैं हूँ कि मैं पी सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को पीने का आदत होता, आप लोग मेरे को एक क्लास के अंदर में, नॉर्मली जो लोग पीते हैं ना, एक क्लास के बीच में कम से कम एक एक क्लास करेगा, दो दो फूकेगा, फिर आके क्लास कराएगा। आदत वाले लोग ऐसे ही होते हैं, पहचानना इतना कोई झुटला नहीं सकते। तो कोई बोलेगा नहीं होठ काला पड़ गया तो पीता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा होठ का रंग ही काला है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। तो मेरा पापा पीते हैं, तो मेरे को बचपन से सिगरेट का सब चीज पता था कि कैसे उसका खुशबू बदबू जो भी होता है, मेरे को तो बदबू ही लगता है, ठीक है। मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता, मैं सिगरेट का मैंने वो जो दुर्गंध होते हैं ना, वो मैं सहन ही नहीं कर सकता। कोई मेरे सामने आज भी पब्लिक प्लेस में पीता है, मैं बोलता हूँ दादा थोड़ा साइड। गाड़ी में जाता हूँ, ड्राइवर वाले बोल, इवन अगर मेरे को देख लेता है ना, तो पूछता है कि सिगरेट धरा दे पारी, हम के नाम ही है खावे, मैंने मेरे को उतार दो उसके बाद कर। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, मेरे से नहीं सहन होता। तो मेरा दोस्त लोग मेरे को दिया, तो उसको इन करने की वजह से मैं उसको आउट कर दिया, ठीक है। तो बाकी लोग, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहा था, ट्राई कर रहा था मर्दाना के लिए, तो खास रहा है। मैं क्या किया, धुआं को बाहर ही निकाल दिया। अब बाहर निकाल बोले, "देख, तुमको कुछ नहीं आता, तुम एकदम बेकार"। हाँ, मुंह में दिया, ट्राई, मुंह में दिया, मैं बोल तो रहा हूँ सर, कोई टेस्ट में ही नहीं किया, मैं बोल तो रहा हूँ, ना भी बोल सकता हूँ, मैं इन ही नहीं किया। तो मैंने कभी उसका एक्चुअल स्वाद कैसे है अंदर, कैसे फील होता है रियल में, मुझे नहीं पता। अब मुंह में लगाने में क्या है, घर पे तो सारा दिन पड़ा रहता था इतना बंडल बंडल, आज भी पापा पीते हैं, तो उसमें क्या है। मैं चाहता तो दोस्त लोग को ऐसे फ्री में बांट सकता, पापा को पता ही नहीं चलता, क्योंकि मेरे पापा इतना चेंज किए। तो डजेंट मैटर, और वो लोग बोलते हैं भाई तेरा पापा तो पीता है, कभी कभी हम लोग को लेके देना। तो लेकिन क्या है ना, ये इंसान का आदत है कि तुम गंदा चीज पे जाओगे नहीं जाओगे ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। इतना अच्छा चीज है, अब पढ़ाने के टाइम पे मैं तो पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट,
दुनिया में ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा चीज। जैसे मेरा सिस्टर है एक, ठीक है, वो मेरे साथ एक दिन झगड़ा कर रहा है, बोलता है कि लड़कियों को आजादी चाहिए। हम बोले किस बात का आजादी? बोलते सिगरेट पीने का आजादी, जैसे लड़का लोग पीते हैं। हम बोले बाबू आजादी इतना चीजों में है, तुमको सिगरेट पे ही आजादी चाहिए? तो मेरे साथ बहुत झगड़ा कर। तो मैं बोले तुम्हारा झगड़ा बेकार है, तुमको पीना है, तुमको गंदा इंसान बनना है, तुम बनो, लेकिन इसका ना तुम फेमिनिज्म या आजादी के साथ कनेक्ट मत करो, बिकॉज सिगरेट पीने के साथ इंडिपेंडेंसी का कोई कनेक्शन नहीं। लड़का पी सकता है, लड़की क्यों नहीं? और तो फिर लड़का लोग तो और भी बहुत कुछ करते हैं, तो लड़की लोग सब चीज कर सकते हैं क्या? और कौन सा अच्छा चीज का बात है? नहीं, इसमें आजादी, इसमें इंडिपेंडेंसी फील होता है पीने से। पियो, इसको पीना है पिए। फिर वो सिस्टर जो है, उसको मैंने बाद में खबर मिला कि वो पीता वीता है, तो मेरे सामने कभी नहीं आती उसके बाद। अरे तुम तो गए, खत्म तुम। फिर उसके बारे में उसके साथ मैं कोई इस मैटर में बात ही नहीं करूँ। लेकिन जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं देखता हूँ ना, टोकता हूँ, मत कर मत कर मत कर, लेकिन जिसको जाना है वो तो जाएगा। फिर जब खत्म हो जाएगा फिर आएगा वापस, अगर आने का मौका है तो बुरा चीजों का आदत मत लो। ये सब बुरे संग से बाहर हो, इसमें कोई मर्दाना नहीं है। वो सिगरेट का ऐसा करके लेके जूता के अंदर करके ऐसे ऐसे रगड़ के जो लोग चलते हैं ना, क्या है इसमें मर्दाना? मर्दाना है तो दिखाओ कुछ और काम करके। मेरे दोस्त लोग एक दिन ट्यूशन में आया, बॉटल के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल के अंदर लीकर लेके आया, ठीक है। तो मैं उसमें एक ही बार आज तक लाइफ में मैंने लीकर का स्वाद क्या होता है, मैं उसी बार एक ही दिन जाना कि मैं बोला ही तुम लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदा, मेरे को नहीं दिया, जैसे नॉर्मली फ्रेंड्स लोगों में होता है। तो क्लास चल रहा है, चलते चलते मैं लिया और एक घूंट ले लिया। मैं बोलते क्या रे, होम्योपैथी दवाई की तरह लग रहा है। सर फिर खतरनाक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो आप। ठीक है, फिर मेरे को बोलता है, फिर मेरा मुंह दबा रहा है। तो मैं बोलता हूँ क्या हुआ क्या? अब सर पढ़ा रहे थे, ठीक है। एक दोस्त मेरे को पूरा, बहुत ताकत था उसका, मेरे को पूरा उठाकर मुंह बंद करके बाहर लेके चला गया, क्योंकि मैं तो चुप नहीं हो रहा हूँ। अब मेरे को क्या पता। और ये स्कूल लेवल का बात है, कॉलेज में ये सब गंदा चीजें है ना। तो फिर मेरे को बाहर जाके थप्पड़ मारा दोस्त ने, तो क्या कर रहा है? नहीं पता तेरे को? हमने नहीं पता, सच में नहीं पता हमें, तुम लोग ये सब कर रहे हो, ये वो चीज था। बोलते हाँ। हमने ये तो होम्योपैथी दुकान में जो दवाई मिलते है उसका भी ऐसे ही टेस्ट होते हैं, तुम लोग इसको पी के क्या मजा आता है? बोलते हाँ भाई हम लोग तो यही पीते हैं। और मैं चिल्ला रहा हूँ क्लास के अंदर कि ये तो होम्योपैथी दवाई है, और एक्चुअली होम्योपैथी दवाई के अंदर अल्कोहल होता है काफी मात्रा में, और इसलिए मैं होम्योपैथी बोला उसको। तो यही टेस्ट मेरे को आज तक पता है, और कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद बोला छी 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 छी, इसके लिए तुम लोग पागल होते हो। मतलब कभी नहीं, ट्राई भी नहीं करा, चाहे ब्रांडेड हो देसी हो, मैं कभी नहीं छू। कोई किसी ने मेरे को दिव्य नहीं देके रखा कि भाई मत छूना, पसंद ही नहीं आया। और इसमें मेरे को कोई मर्दाना आज तक फील नहीं, ये पी के मर्द बन जाए क्या है? बेकार बच्चा तो कभी भी साइड में सर में सोचा पानी है, वोडका भी लिया, फिर उल्टी आ गई। मत करो सर, सब चीजें होना चाहिए। मेरा दोस्त लोग तो मेरे साथ बदमाशी किया, तो मैं कोल्ड ड्रिंक के बोतल में लेके आया। अच्छा तुम वो जो 9, 10 या 11 में पढ़ता है बच्चा, तो उसको क्या लगेगा, कोल्ड ड्रिंक ही होगा, गर्म का टाइम था, मार्च अप्रैल का टाइम है, नहीं तुमको कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, मेरे को नहीं दिया, लिया 2 घूंट, फिर उल्टी भी नहीं आ रहा था, मैंने ऐसा खतरनाक फील हो रहा था। वेरी वेरी बैड थिंग्स, यही दिस इज द ट्रू थिंग्स। मेरा सिगरेट एंड अल्कोहल के साथ मेरा कनेक्ट इतना है, अभी इतना बड़ा हो गया, कोई कनेक्ट नहीं। आप लोगों के साथ में झूठ थोड़ी बोल। और बाद में कितना मौका आया, जब भी दोस्त लोग बोलते थे भाई आना पार्टी है, तो बोले पार्टी में तो नहीं जाना है, ऐसे ही जाने बोल जाऊंगा, क्योंकि तुम लोग पार्टी करेगा पागल हो जाएगा, तुम लोग के पार्टी में मैं, क्योंकि वो पार्टी तो नहीं है ना, वो तो बस पीने का पार्टी है। पार्टी मैंने पीना, अरे मुझे उसमें हेट है। अरे तुम लोग दोस्त है तो दोस्ती है, बातें करो, अलग अलग मजाक करो, ठीक है, गाली गलौज भी करो, ठीक है, दोस्ती में चलता है। लेकिन तुम लोग क्या करेगा, पिएगा और पी के फालतू में उल्टा सीधा बात करेगा,
मुझे जाना ही नहीं है। अभी भी कभी भी घर जाता हूँ तो दोस्त लोग बोलते हैं अभी तो सबका शादी वगैरह हो गया है, भाई दीघा जाना है लेकिन बीवी को नहीं लेना है। मैं बोली ये क्या है? ठीक है, दीघा जाना है विदाउट वाइफ, सबको घर में रखो, सिर्फ हम लोग बैचलर टाइप में जाए। क्या अभी भी बैचलर, शादी हो गई। फिर मेरे को, मैं जब ना बोल देता हूँ मेरे को उल्टा सीधा गाली देके भगा। ठीक है, दो गाली दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले पहले खराब लगता था कि ऐसे बोल रहे हैं, बाद में जब मैच्योरिटी आया बोले भाई ठीक है, मैं मुझे पता है मैं क्या हूँ क्या कर। चलो 10 टू लिव्स, नशा का चीज है, 5% टीसीएस काटते हैं इसमें। स्टेट टैक्स के ऊपर टीवी हाँ, वैट जीएसटी के ऊपर है। 30% जो है, जो भी वैट जीएसटी जो भी रहेगा वो तो अलग रहे, ठीक है। ये टीसीएस काटे, ये इनकम टैक्स के अंदर आता है, ये जीएसटी के अंदर नहीं है। जब भी ये बायर खरीदेगा टीसीएस काट के खरीदेगा, फिर ये सरकार के घर में जमा। सिंपल बात है, सरकार देख रही भाई हमें ये सब चीज से पैसा मिलता रहेगा तो लगा। भारत में सरकार भी कंगाल है, ठीक है, पता नहीं सरकार कब सुधरेगा। फिर आएगी, फिर साल बचे, 1880 पूरा आईटी से ट्रेड करता हूँ। वो आईटी से क्या होता है, आईटी कंपनी के तो वो जल्दी जानते हो क्या, नेक्स्ट स्लाइड शो कर रहा हूँ आईटी सी का बहुत हाँ मेरे पास, मैं 100 रुपए में खरीदा था। और 500 पार अभी जाएगा, 550 जाएगा देखो तो। अभी हाँ? अभी अभी 480 को चल रहा था, अभी रिसेंट एक ट्रेंड है उसका, एफएमसीजी के कारण वो 550 तक जा सकता है। अच्छा, टिम्बर ऑप्टेन अंडर ए फॉरेस्ट लीज, टिम्बर ऑप्टेन अंडर ए फॉरेस्ट लीज, ये बेसिकली फॉरेस्ट लीज में अगर आप कोई टिम्बर खरीदने जाते हो तो 2.5% का टीसीएस बायर को देना पड़ता है। टिम्बर ऑप्टेन बाय एनी मोड अदर देन सी, मैंने ये वाला पॉइंट को छोड़ के 2.5%, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और टेन टू लीव्स 2.5, स्क्रैप 1%, मिनरल्स बीइंग कोल और इग्नाइट और आयरन ओर, माने लिग्नाइट और आयरन माने बेसिकली कोल का बात कर रहा है। कोल का अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, तो कोल और लिग्नाइट जो होते हैं या आयरन ओर माने कच्चा लोहा, ये सब चीजों को जब कोई उठाते हैं ना तो उसमें जो बायर होते हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट माइंस होते हैं, उसको प्राइवेटली लीज पे लेते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में इंडिया का सबसे बड़ा कोल माइन जो भी है वेस्ट बंगाल और झारखंड में ही है। वेस्ट बंगाल में आपका आसानसोल रानीगंज एरिया में है, और झारखंड में धानबाद में। ये जो धानबाद, रानीगंज एंड आसानसोल एरिया जो है टोटली कोलफिट एरिया, और ये इंडिया का लार्जेस्ट कोल एरिया। इसलिए वेस्ट बंगाल का जीडीपी में जो इतना भागीदारी है ना, इसमें वेस्ट बंगाल का जियोग्राफिकल कुछ बेनिफिट है, क्योंकि इसके पास कोल है। और कोल इतना इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इसके बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलता। आज भी हम लोग जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इसका 85 to 90% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल से होता है। थर्मल माने कोल, ठीक है। तो ये बेच के वेस्ट बंगाल को अच्छा खासा पैसा, झारखंड को भी इससे काफी अच्छा मिलता है। उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत है बट झारखंड से कम ही है, और वेस्ट बंगाल में उसका मैक्सिमम शेयर आता है। बंगाल का यही समय है, भले ही पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो, बट जो ऊपर वाला का दिया हुआ कुछ चीजें है ना, माइंस, स्पेशली कोल्स, गैंजेस डेल्टा, खाने पीने का तो कमती नहीं है। ऊपर में दार्जिलिंग पहाड़ी, घूमने जाने का टूरिज्म में प्रॉब्लम नहीं है। और तुम अगर नीचे आ जाओ तो पोर्ट भी तुमको मिल जाता है नेचुरल लेवल में, गैंजेस में एज वेल एज बे ऑफ बंगाल। तो एक स्टेट अपने आप में एक कंट्री की तरह बिहेव कर सकता है। यानी एक कंट्री, जो लोग लैंडलॉक हो जाते हैं उनको बहुत दिक्कत है। वेस्ट बंगाल अपने आप में, बिहार के लोग बोलते हैं कि भाई बंगाल के पास क्या नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक जगह के अंदर तुमको मिल जाता है। इसलिए खराब हालत के बाद भी पैसे का कमी नहीं है, इसलिए भीड़ भी इतना है। चलो, स्क्रैप में 1%, स्क्रैप मैंने समझते हो, ये जो स्क्रैप डीलिंग का काम होता है ना, करोड़ों का काम होता है स्क्रैप का। प्रॉब्लम है कि हर कोई कर नहीं सकता। ये जो स्क्रैप डीलर वाले सुबह शाम चिल्ला के आसपास के घर के अगल बगल से नहीं जाते,
ए लोहा भांगा, टीन भांगा, ऐसा करके नहीं चिल्लाते, ए पेपर पेपर बोल रहे, पेपर क्या करते हैं ये लोग बेचते नहीं है, ये लोग खरीदते हैं। खरीद के किसको बेचता है? स्क्रैप डीलर को बेचता है। फिर स्क्रैप डीलर लोकल्स में जो है वो हम लोग उसको भंगार वाले बोलते हैं, वो लोग भी छोटा मोटा है, उनका भी बड़ा बाप है। वो तो लार्ज लेवल में, माने मानो पूरा सॉल्टलेक एरिया में या केस्टोपुर एरिया में एक बड़ा सा कोई भंगार वाला होगा, फिर उस भंगार वाले से एक बड़ा कंपनी होगा जो स्क्रैप का ही काम करे, फिर उस कंपनी से जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज होते हैं वो सारा चीज खरीद लेते हैं। अगर आपके पास लोहा भांगा है तो लोहा पूरा चला जाएगा, आपके पास प्लास्टिक है तो प्लास्टिक पूरा चला जाएगा, सारे चीज जाके रिन्यूअल हो जाएगा। बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। क्या सोच रहे हो, सब छोड़ छाड़ के? हाँ? एक काम करना, वो एक बोरा उठाना कंधे पे और जितना भी चीजें हैं कलेक्ट करते रहना। कोई पूछेगा तो बोलना सर ने बोला है स्क्रैप डीलर। बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बोला है सर ने। नहीं है, बहुत सारे चीजों में अपॉर्चुनिटीज होते हैं लोगों को दिखाई नहीं देता। लोहा लक्कड़ जो पुराने हो जाते हैं, या फिर ये जो एसी का तामा का तार होते हैं, आपको पता है इसका जो तामा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉपर। इसके अंदर जो कॉपर का जो होता है, कॉपर में ही तो ये पूरा ठंडा का कॉन्सेप्ट है। कॉपर का मार्केट में रेट है 800 टका केजी। तो ये जो ओरिजिनल कॉपर होता है ना, ये कॉपर जब तुम दुकान में जाके बेचोगे, जो कॉपर खरीदते हैं वो तुमको 800 टका केजी, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है, लेकिन कॉपर तो कॉपर रहता है। तो अगर 800 टका नहीं देगा तो 500-700 टका दे ही देगा। अगर तुम सारा दिन में घूम फिर के, पंखा का कॉपर होता है, सारे इलेक्ट्रिक चीजों में कॉपर होते हैं, तुम ढूंढ ढांड के जब उसको जाके बेचोगे ना, सही अगर तुमको नॉलेज है तो तुम कितना कमा सकते हो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग तो फेंक देते हैं ना घर पे। बोला तो आपको 500-800 टका केजी चल रहा है कॉपर इंटरनेशनल मार्केट। स्क्रैप का काम करेंगे। The tax should be collected at the time of debiting the amount payable by the buyer to his account or at the time of receipt of such amount from buyer, whichever is earlier. ध्यान से सुनना, कब टैक्स कलेक्ट करना चाहिए? At the time of debiting the amount payable by the buyer, माने बायर के अकाउंट को डेबिट करने के टाइम में। जब बायर के अकाउंट को डेबिट करोगे, जब बायर के अकाउंट को डेबिट करोगे उस टाइम पे, और टू हिज अकाउंट और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट, या फिर जब आप रिसीव करो, यानी या तो उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है या फिर आपके अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मैंने सेलर। तो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस टाइम पे कर। मैंने एक्चुअली यहाँ पर ड्यू बेसिस में भी हो सकता है या रिसिप्ट बेसिस में हो सकता है। तो अगर ड्यू पहले होगा तो ड्यू में कर देना, अगर रिसिप्ट में बात होगा पहले तो रिसिप्ट। अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 and 206C subsection 1A. No collections of tax shall be made under section 206 subsection 1 in the case of resident buyer. Resident buyer माने इंडिया का रेसिडेंट, हाँ, बाहर का माने नॉन रेसिडेंट नहीं। If such buyer furnishes to the person responsible for collecting tax a declaration in writing in duplicate in the prescribed form and verified in the prescribed manner to the effect that goods referred to in section 206 subsection 1 however to be utilized for the purpose of manufacturing, processing or producing article or thing or for the purpose of generating power and not for trading purpose. इसको सिंपल कर देता हूं एक बार। इतना इशू है क्या? टीसीएस कब नहीं लगेगा 206C सबसेक्शन 1 के तहत या 1A के तहत? बोलते हैं कि ये जब टीसीएस कलेक्शन नॉर्मली बायर से कलेक्ट किया जाता है, बट बोलता है कि इफ सच बायर फर्निशेस टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स, मैंने हम मानो किसी चीज का बायर है और हम किसी को, मैंने जो मेरे से टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, चाहे वो सेलर हो सकता है या फिर कोई अथॉरिटी हो सकती है, उनको मैं क्या दे रहा हूँ?
जो मैंने डिक्लेरेशन दे रहा हूँ इन राइटिंग इन डुप्लीकेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, जो भी सरकारी फॉर्म होगा, verified in the prescribed manner, effect that the goods referred to in section 286 subsection 1 have about to be utilized for the purpose of manufacturing, processing or producing article or thing for the purpose of generation of power. अगर ये प्रोडक्ट पावर जनरेशन पे यूज होता है एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो जाके इसमें टीसीएस नहीं। अगर उस प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग होगा या पावर जनरेशन होगा तो टीसीएस कलेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग का हालत अच्छा नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए उसमें आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देता। सेम टू सेम पावर जनरेशन, पावर जनरेशन का हालत अच्छा है, बट क्या है कि इंडिया को और पावर चाहिए, आबादी बहुत है ना, पावर माने इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग मैक्सिमम पावर थर्मल से करते हैं, हमारे देश में इतना थर्मल नहीं है जितना बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मिलता है। बाकी तो थर्मल तो ऑस्ट्रेलिया से या बाकी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। चलो फिर भी कोल का रेट कम है तो हम लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डे बाय डे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होने का कोशिश करें, जिसमें सोलर पावर, विंड एनर्जी, ये सब चीजों में काफी ज्यादा गवर्नमेंट फोकस है। क्योंकि अगर सोलर पावर या विंड एनर्जी जैसी चीजें अच्छा खासा कर सकता है, मैंने पावर जनरेशन कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो फिर आपको कोल इंपोर्ट करना कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इंपोर्ट करने से क्या होता है ना, सारा पैसा बाहर चले जाता है, और उस हिसाब से अगर हम लोगों का एक्सपोर्ट जो है ना, हम लोग अभी भी ना बहुत बेसिक चीज एक्सपोर्ट कर पाते हैं, लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बेसिक लेवल, लाइक लोहा लक्कड़ या स्टील वगैरह, माने बहुत हाईफाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते। हम लोग का एक्सपोर्ट जो है वो अभी भी नेसेसिटी चीजों पे ज्यादा है, लग्जरी प्रोडक्ट पे हम लोगों का एक्सपोर्ट का हालत अच्छा नहीं है। समझ रहे हो सर? अगर लग्जरी, जैसे मानो चीन, चीन नेसेसिटी तो एक्सपोर्ट करता ही है, लेकिन नेसेसिटी के साथ साथ लग्जरी प्रोडक्ट्स या फिर फैंसी चीजों में भी वो काफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड एटसेट्रा, चीन इसमें एक्सपोर्ट में काफी अच्छा हो गया है ना। तो ये सब चीज करके चीन को अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो भारत कभी भी ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट का सिचुएशन उतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हाँ बेसिक चीज हम लोग भी करते हैं एक्सपोर्ट, लाइक जो चाइना भी करते हैं वो हम लोग भी करते हैं। जैसे अमेरिका हम लोगों से काफी सारा चीज लेते हैं, जो बेसिक डेली नेसेसिटीज के चीजें होते हैं ना, लाइक लोहा लक्कड़ बना के देना, उसका बेस फॉर्म में चीजें देना, एल्यूमिनियम देना, कॉपर का चीज देना, ऐसा बहुत सारा चीज हम लोग बना के देते हैं उनको, वो खरीदते हैं हमसे, लेकिन उतना पैसा वाला नहीं है। बदले में हम लोग अमेरिका से बड़े बड़े मशीन्स लेते हैं, जो मशीन्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो हम लोग लेते हैं महंगा चीज, देते हैं सस्ता चीज। इसलिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन होता नहीं, ऐसा नहीं बोलो, होता है, लेकिन जिस लेवल का नीड है हम लोगों का उस हिसाब से नहीं। इसलिए हम लोग अभी भी मिडिल क्लास, अगर हम लोगों को रीच होना है तो हम लोगों को नॉर्मल चीज भी बेचना है, साथ में लग्जरी प्रोडक्ट या फिर जो थोड़ा सा महंगा चीज है उसको बना के बेचना है, और लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी जितना कम हो सके करना। जैसे हम बहुत ज्यादा चाइना डिपेंडेंट है, हम लोग बहुत ज्यादा अमेरिका डिपेंडेंट है, ये सब डिपेंडेंसी रेशियो कम होना जरूरी है। इसलिए हम लोग का रिसेंटली एक शेयर आया, क्या एक मैं दिखाया था आप लोगों को, सोलर पावर में एक कंपनी आया था ना, क्या एक कंपनी है, उसका शेयर का दाम 1,500 का था, अभी 3,500 में चला 2 दिन में। सोलर पावर पे काफी बड़ा प्रोजेक्ट लिया। राजस्थान तो हमारा मैंने सन का एकदम, सूरज वहां पर साल भर बहुत अच्छे से रहता है और बहुत काफी हीट जनरेट करता है राजस्थान। तो वहां पर वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बिगेस्ट सोलर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। समझ रहे हो सर? तो काफी सारे चीजें हो रहा है। हाँ, फल मिलने में टाइम लगेगा, ठीक है, अभी तो बस हो रहा है। अच्छा, तो 206C सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शनल पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, और बोलते हैं लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वेरी। माइन क्वेरी मैंने वही जो कोल माइंस वगैरह जो होते हैं उसी को माइन या क्वेरी बोलते हैं। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1C प्रोवाइड फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। क्या हुआ आज, सब आ रहा है जा रहा है, होता क्या हो क्या रहा है? Every person for collection of tax by every person who grants a lease or a license or enters into a contract or otherwise transfer any right of interest in any parking lot। जैसे लोग पार्किंग लॉट बनाते हैं ना,
जैसे शहर में पार्किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, तो पार्किंग लॉट बना के आप अगर किसी को लीज दे रहे हो कि भाई ये मेरा लॉट है, या आप लीज पे लो, बाकी आप बिजनेस करो, तो उस पे जो पार्किंग लॉट का जो लाइसेंस फीस होता है उसमें भी टीसीएस लगा। टोल प्लाजा, जो गाड़ी चलते रहते हैं रास्ते पे, उस पे भी टीसीएस का अमाउंट है। माई इंक्वायरी टू अनदर पर्सन अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकारी कंपनी को छोड़, है ना, बहुत है। माइन क्वेरी देखो क्या है, फॉर द यूज ऑफ सच पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा और माइन और क्वेरी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, द टैक्स शैल बी कलेक्टेड एज प्रोवाइडेड फ्रॉम द लाइसेंसी और लेसी। लेसी माने लेसर लेसी होता है, जो लीज देता है उसे लेसर कहते हैं, जो लीज लेता है उसे लेसी कहते हैं। ठीक है, ये जो बोलते हैं ना लीज पे लिया है, मैंने लॉन्ग टर्म रेंट को लीज बोलते हैं। ठीक है, मैंने 10 साल 15 साल 5 साल एटलीस्ट। रेंट माने क्या, 11 महीना मैक्सिमम 3 साल। नॉर्मल जो हम लोग रेसिडेंशियल एग्रीमेंट में रहते हैं 11 मंथ का होता है, और जो कॉमर्शियल एग्रीमेंट प्रॉपरली होते हैं वो मैक्सिमम 33 मंथ का होता है। बाकी 5 साल जब 10 साल का होता है तो लीज ही हो जाता है। ऑफ एनी सच लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट और लीज ऑफ स्पेसिफाइड नेचर कितना रेट बनता है, 2%। ठीक है, लाइसेंस के केस में स्पेशली पार्किंग लॉट टोल प्लाजा माई इंक्वायरी के केस में कितना परसेंटेज ऑफ रेट है, 2%। ये पार्किंग लॉट से याद आया, पार्किंग का समस्या वर्ल्ड के हर कंट्री में ही है, स्पेशली अगर वो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है तो होगा। इंडिया में तो है ही बहुत ज्यादा। वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है बोल सकते हो, वर्ल्ड का डेंसली पॉपुलेटेड सिटी? बीजिंग। टोक्यो। जापान का टोक्यो। जापान में कहीं लोग नहीं रहते, सारे लोग टोक्यो में ही रहते। वो चाइना में भी तो वही हाल है। चाइना का भी हालत बहुत, बीजिंग भी काफी डेंसली है, बट टोक्यो सबसे ज्यादा है। यानी जापान का अद्भुत बात है, सब टोक्यो में आके रहते हैं, बाकी जगह कुछ कोई नहीं रहते। बहुत प्रॉब्लम है जापान का, बहुत हाई, मैंने इतना डेंसली है तुम बिलीव नहीं करोगे। ये जो घर हम लोगों के पास इधर है ना, इसमें तो एक लग्जरी होटल बना देगा जापान। छोटा छोटा एक घर बनाएगा जापान में, देखते हैं मैं कभी कभी। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, कैप्सूल होटल बोलता है। मानो जितने जगह में मैं बैठा हूँ इतना जगह, ठीक है, इसके अंदर एक बेड भी होगा, एक लैट्रिन भी होगा ठीक है, उसके साथ साथ एक खाने का जगह भी बना देगा, और उसमें तुम आराम से रह भी सकते हो, और काफी चीप कॉस्ट में अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। मैंने सब सारा लोग एक जगह में रहेगा तो ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा। तो जापान में टोक्यो में पार्किंग लॉट का बहुत समस्या है। हमारे यहाँ पर कोलकाता में भी है। तो वहां पर क्या करते हैं आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक टेक्नोलॉजी में आपको बोल रहा हूँ, सुनिएगा। एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, अगर जिसके दिमाग में कीड़ा है वो कर सकता है। अभी तक तो मैं इंडिया में हर जगह में ये चीज देखा नहीं। इसको बोलते हैं बेलून टेक्नोलॉजी। बेलून समझते हो, वो जो बेलून आप लोग खरीदते हो वैसा वाला बेलून नहीं, पैरासूट टाइप का बेलून नहीं होता, ठीक है, बड़ा वाला कॉमर्शियल यूज होता है। तो मानो आप बड़ा शहर में कहीं जा रहे हो, एंट्री ले रहे हो, तो वहां पर आपको गाड़ी कहाँ खड़ा करना है आपको समझ में नहीं आता, तो पार्किंग कहाँ है पता कैसे चले। तो लोग क्या करते हैं, शहर के किसी जहां पर भी पार्किंग लॉट है वहां पर पैरासूट की तरह वो बेलून उठा के रख दे कि पार्किंग हियर। ठीक है, तो उस हिसाब से जहां जहां पार्किंग है वो आपको शहर के किसी भी कोने से दिख जाएगा। अच्छा है ना, गजब का दिमाग है। हमारे यहाँ पर तो ढूंढना पड़ता है कहाँ गाड़ी लगाए, लोग कुछ ढूंढते नहीं है, जहां मर्जी लगा के चले जाते हैं, फिर पीछे आके गाड़ी भैं 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 करता रहता है। लेकिन वो लोग एक काफी सोल्यूशन ओरिएंटेड वे में चलते हैं, काफी अच्छा है। यहाँ पर भी चल सकता है कोलकाता में, जैसे कोलकाता इंडिया का सबसे स्लोएस्ट ट्रैफिक कहाँ है, उनमें तो गाड़ी चलता ही नहीं है तुम गाड़ी में बैठोगे, कहीं जाना है, इसलिए अक्षय कुमार लोग मेट्रो करके जाते हैं शूटिंग पे। पहले गाड़ी लेके निकलेंगे, 3 घंटा लगेगा, मेट्रो पे जाएंगे आधा घंटा। वैसे मेट्रो बॉम्बे को बहुत बाद में मिला है, लेकिन बॉम्बे बहुत स्लो है, और बॉम्बे का भी तो सेम प्रॉब्लम है, सब लोग जाके, एक टाइम पे कोलकाता का भी ये हालत था, अभी तो कोलकाता से लोग चले जा रहे हैं, जाओ जाओ सब चले। फाका का, फाका नहीं होगा ये फाका होगा तो ममता दीदी बांग्लादेशी को घुसा के आप लोग बिठा देगा
फाका होगा क्या, फाका होने से बांग्लादेशी को घुसा देगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, इधर बैठे। याद रखिएगा ये वाला चीज। अच्छा, गाड़ी सेल करोगे अगर 10 लाख के ऊपर का, मैंने लग्जरी बोलते हैं इसको, 10 लाख के ऊपर का कार होगा तो लग्जरी रेट में आ जाएगा, मैंने लेवल में आ जाता है। चल क्या, हाँ तो वो किसमें, 10 लाख के ऊपर कार में जो लग्जरी टैक्स इस प्रॉब्लम नहीं लग्जरी टैक्स अभी भी लगता है। सेक्शन 206C subsection 1F provides that every person being a seller who receives any amount as consideration for sale of a motor vehicle, the value exceeding 10 लाख, अगर गाड़ी का वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो जो भी आपको सेल करेगा 1% कलेक्ट करेगा बायर से। ठीक है, इस तरह से सरकार जहां जहां देखेगा लेगा। ठीक है, अगर आपको 10 लाख के नीचे का गाड़ी लेना है लो ना, 6 लाख 7 लाख में काफी गाड़ी है हमारे देश में, तो ज्यादातर कार 7 लाख के अंदर ही आता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि देश हमारा मिडिल क्लास है। ऑडी ऑडी इंडिया से भाग गया था। ऑडी अब फोर्ड नहीं, फोर्ड मॉडल। हाँ, फोर्ड बोलता है कि ये सस्ता में गाड़ी बनाना हमको नहीं आता, हम जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। अरे एक्चुअली, हाँ आप फिर से आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। फिर मैंने एक्चुअली इंडिया का जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो छोड़ के रहना बहुत मुश्किल है। मैंने, तुम जैसे इंडिया के बाहर जाओगे तुमको पता चलेगा कि क्या छोड़ के आए। भाई गाना है ना हिंदी में, छोड़ आए हम वो गलियां। तो जब इंडिया में घुसते हैं ना, हर फॉरेनर को लगता है कहाँ घुस गए। ठीक है, कौन से नाली में घुसा दिया। निकलने के टाइम पे लगता है भाई गंगा नदी से बाहर आ गए। मैं जितना भी फॉरेनर का इंटरव्यू सुनता हूँ, जब वो घुसता है ना यहाँ का, इतना भीड़ देख के ना स्टार्टिंग में उनको लगता है कि कहाँ क्या गंदा जगह में आ गए। जाने के टाइम पे सब रोते हुए ही जाते हैं। समय लगता है सर, भारत को समझने के लिए समय लगता है। तुम देखो ना, सारे के सारे फॉरेन मैक्सिमम सेलिब्रिटी सब इंडियंस लड़की लोगों को लेके जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या है, भारतीय लड़कियों को क्यों शादी करके लेके जा रहे हो तुम लोग, हाँ? ये प्रियंका चोपड़ा का इतना क्यों हॉलीवुड में इतना पॉपुलैरिटी हुआ, इंडियन वैल्यूज, लॉजिक एंड स्मार्टनेस के कारण। हाँ, बहुत स्मार्ट, सीरियसली स्मार्ट। और वो जिस तरह से लॉजिकली बात करता है, ये तो हॉलीवुड में भी कोई नहीं करता, इतना पॉइंट्स में बात करते हैं। और उसका काला रंग कौन देखा, देखो, और ब्यूटी है एकदम। स्पेशली उसका आईज बहुत अच्छा है, बोलते हैं कि प्रियंका चोपड़ा का आईज काफी अच्छा, बोलते हैं सब। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो है ना, वो जब बात करता है स्पेशली इंग्लिश एक्सेंट में बात करता है और इंग्लिश लोगों को बोलते हैं और इतना लॉजिकली बोलते हैं। और वो लॉजिक कहाँ से आया, वो भारत का कल्चर से ही आता है। सुंदर पिचाई को गूगल कब से बिठा के रखा है, कब से, हाँ, हटाओ ना। मैं तो कभी कभी मेरे बोर हो जाते हैं कि एक ही लोगों को बिठा के रखा है, हटाओ। क्या है, क्या ऐसा क्या रीजन है कि एक ही बंदे को बिठा के रखे हो? कुछ है। रेमिटेंस अंडर LRS of RBI through an authorized dealer और परचेस ऑफ एन ओवरसीज टूर पैकेज। ठीक है, मैंने बेसिकली ये जो ओवरसीज टूर पैकेज वगैरह होता है, उसमें जो लोग फॉरेन घूमने जाते हैं उनसे भी TCS कलेक्ट करते हैं, बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर। ठीक है, who receives amount under the liberalized, ये LRS का मतलब होता है liberalized remittance schemes। ठीक है, of the RBI for remittance from a buyer being a person remitting such amount। मैंने अगर कोई अमाउंट बाहर जाने के लिए जा रहे हैं तो RBI ना कुछ पैसा रेमिट करता है, तो वो रेमिटेंस के टाइम पे, रेमिट मैंने वापस कर, ठीक है, तो रेमिटेंस के टाइम पे वो अमाउंट पे TCS लगता है बायर को, being a seller of an overseas tour program package who receives any amount from the buyer who purchased the package। मैंने बेसिकली फॉरेन घूमने जाओगे, RBI के थ्रू से ऑथराइज डीलर है, अब हर कोई तो नहीं कर सकता ना फॉरेन टूर का पैकेज, तो उनको TCS कलेक्ट करना पड़ता है। रेट नॉर्मली क्या है देखो,
where the amount is for purchase of an overseas program package, rate of TCS up to 30th September तक क्या था, 5% of such amount without any threshold limit, और 1 अक्टूबर 2023 के बाद 5% till 7 lakhs and 20% देना। बाप रे बाप, 20% दे रहा, सरकार एकदम खा लेगा, फॉरेन घूमने जाओ और अच्छा। where the amount is remitted for the purpose of education or medical treatment, देखो अगर अमाउंट जो है वो रिमिट कर रहा है एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कोई टीसीएस नहीं है, नो टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स बीइंग रेमिटेड बाय बायर्स इज लेस देन 7 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर 7 लाख के कम का अमाउंट है तो भी कोई टीडीएस या सॉरी टीसीएस उसमें नहीं लगता। where the amount is remitted for the purpose other than mentioned in 2, माने ये वाला, and the amount or aggregate of the amount being remitted by a buyer is less than 7 lakh in a financial year, उस केस में भी माने अगर ऐसा कुछ छोड़ के, माने मेडिकल पर्पस या एजुकेशनल पर्पस छोड़ के अगर अमाउंट 7 लाख से नीचे हो तब भी नो टीसीएस। ठीक है, where the amount is remitted for the purpose of education or medical treatment, but इस बार अमाउंट जो है अगर 7 लाख से ज्यादा है तो फिर 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख के ऊपर जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उस पे 5%, 5% ऑफ द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। 7 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसके ऊपर 5% टीसीएस कलेक्ट करें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा है? ऐसा मुंह बनाया मेरे को लगा नहीं आ रहा है। where the amount is remitted for the purpose other than mentioned in 4, और उसमें the amount of aggregate of the amount in excess of 7 lakh is remitted by the buyer in a financial year। 5% ये तो पहले ही देखा आपने, 20% of the amount ये एक्चुअली बाद में, अगर एग्रीगेट अमाउंट 7 लाख से ज्यादा है, 5% of the amount or aggregate of amount in excess of 7 lakhs and 20% of the amount or aggregate of amount is in excess of 7 lakh। दो पॉइंट भी आ गया बाद में अगर 7 लाख से ऊपर का है। फॉरेन एजुकेशन के बारे में भी एक चीज यहाँ पर बोला है, जैसे अगर हम लोग एटीई में पढ़े थे ना एजुकेशनल लोन वगैरह, तो उसमें बोलते हैं where the amount being remitted out in loan obtained from any financial institution as defined in section 80 for the purpose of pursuing any education, तो उस केस में अगर तुम फॉरेन कुछ जा रहे हो और वहां पर कुछ पेमेंट वगैरह कर रहे हो, the amount or aggregate of amount is excess of 7 lakh is remitted by the buyer in a financial year, तो 0.5% of the amount or aggregate amount in excess of। तो बस ये सब चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है, रीड करके रखो, सारा पॉइंट तो पूछेगा नहीं बट एटलीस्ट दिमाग में रखने से, कहीं पर आ जाने से ऐसा ना लगे कि अननोन चीजें। अरे तू लेखा अभ्यास कर, खाता রাখবি বলতে বলতে অ্যাটলিস্ট পয়েন্ট আউট, আর নাহলে যদি এরকম অভ্যাস করতে না পারছিস তাহলে পরে নোটসটা কালেক্ট করে নিজের বাড়িতে লিখবি, না লিখলে কিন্তু পরে কিন্তু অসুবিধা হবে। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे दिए अभी जहां पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होता है। No TCS by the authorized dealer on an amount in respect of which the sum has been collected by the seller. No TCS if the buyer is liable to deduct tax at source under any other provisions of the act and has deducted such tax। माने अगर टीडीएस काट कर लिया लेकिन उसका राइट नहीं है तो ऐसे केसेस में भी टीसीएस भी कलेक्ट नहीं कर सकता। No TCS if the buyer is the central government, state government and embassy, high commissions, legations, commissions, consulate, trade presentations of a foreign state, लोकल अथॉरिटी, मैंने अगर इस तरह का बायर है, मैं बोला था ना हाई कमीशन क्या होते हैं, फॉरेन एम्बेसी, जैसे मानो फॉरेन कंट्रीज का कोई ऑफिस यहाँ पर है और वो लोग यहाँ पर आके कुछ बाइक वगैरह कर रहा है तो उनके ऊपर भी ये सब टीसीएस वगैरह नहीं लगाएगा। अगर सेल वैल्यू किसी चीज का 50 लाख क्रॉस करता है उस पर टीसीएस लगता है। एक काम करो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है टीडीएस टीसीएस दोनों के ऊपर, उसको बता देते हैं आपको। और ये जो है ना इसका ना एक यहाँ पर आपको
यहाँ पर टीडीएस टीसीएस का डिफरेंस भी आपको मिलेगा कि किस किस चीज में किस पॉइंट पे क्या हो सकता है, लाइक टीडीएस एज वेल एज टीसीएस। जैसे 206 सी सबसेक्शन 1 तो हम लोग पढ़े हैं अभी, है ना, और 194 क्यू भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसका यहाँ पर डिफरेंस भी दिया है। जो बात मैंने अभी तक आपको किया उसको अगर समरी करके याद रखना है तो कैसे याद करोगे? 206 सी सबसेक्शन 1 टीसीएस लगेगा, 206 सी सबसेक्शन 1 ए भी टीसीएस है, 206 सी सबसेक्शन 1 एच भी टीसीएस है, और 194 क्यू जो है वो टीडीएस का सेक्शन। इसमें बोलते कि एट द टाइम ऑफ डेबिट और एट द टाइम ऑफ रिसीट व्हिच एवर इज अर्लियर, ये बात हम लोग पहले ही पढ़े। परसेंटेज ऑफ टीडीएस और टीसीएस एज द केस में, जहां पर टीडीएस लगेगा टीडीएस काटना है, जहां पर टीसीएस लगेगा टीसीएस काटना है। कितना काटेंगे? डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट गुड्स। जैसे ये नीचे आपको मैं बताता हूँ कि अलग अलग गुड्स पे टीडीएस टीसीएस का रेट, कुछ तो मैं पढ़ा भी रहा था और कुछ आपको और आगे आपको मैं दिखाता हूँ। 206 सी सबसेक्शन 1 एम पे कितना बोला है? 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। और यहाँ पर 206 सी सबसेक्शन 1 एच में क्या बोला है? 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख फ्रॉम ए बायर। यही पॉइंट एक्चुअली अभी पढ़ने जा रहा था, ठीक है। अगर सेल कंसिडरेशन 50 लाख है तो बायर से कितना लेंगे? 0.1% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है सर? 50 लाख गुड्स के केस में। सेलर कौन है? देखो कौन कलेक्ट करेगा नॉर्मली? सेलर। 206 सी सबसेक्शन 1 1F 1H एंड 194 क्यू में कौन करेगा? बायर करेगा। देखो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्म, कॉर्पोरेशंस, इंडिविजुअल, एचयूएफ, जिसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर बिजनेस करता है तो, प्रोफेशन करता है तो 50 लाख, तो ये टीसीएस कैटेगरी में वो लोग आते हैं। और अगर 206 सी सबसेक्शन 1 में सेलर का टर्नओवर शुड एक्सीड्स 10 करोड़ होना चाहिए, और 194 क्यू में बायर का टर्नओवर शुड एक्सीड्स 10 करोड़ होना चाहिए, तब जाके ये सब रूल लागू। और इस डेफिनेशन से किसको बाहर रखा गया है? अभी आपको वही मैं पढ़ा रहा था, किससे हम लोग टीडीएस टीसीएस नहीं काट कर सकते। एक्सक्लूजन फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ बायर, कॉमन एक्सक्लूजन टू 206 सी सबसेक्शन 1 1F 1H, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी माने फॉरेन एम्बेसी, जो विदेश के एम्बेसी इंडिया में होते हैं। जैसे कोलकाता में एक एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी कोलकाता में, बोला था ना एक दिन क्लास में। हर फॉरेन कंट्री का एक एम्बेसी इंडिया के हर एक सिटी में आपको मिले, बड़े बड़े शहरों। उसमें से यूएस का एम्बेसी कोलकाता में, दिल्ली में पाकिस्तान का एम्बेसी है। हाई कमीशंस, सिमिलर कंडीशंस, ये वो बेसिकली हाई कमीशंस, यूनाइटेड नेशंस वगैरह का हाई कमीशंस होते हैं। लीगेशंस, कॉन्सुलेट कमीशन, स्टेट रिपार्टिएट एंड फॉरेन स्टेट, ठीक है, माने बेसिकली फॉरेन गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट, इनको इस तरह का बायर के डेफिनेशन से अलग किया गया। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन में पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्लब, बायर इन रिटेल सेल ऑफ गुड्स परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, लोकल अथॉरिटी में पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स, लोकल अथॉरिटी पर्सन्स ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया और अदर नोटिफाइड पर्सन, ये सब लोगों को बायर के डेफिनेशन से अलग किया गया। और जो रेट मैं आपको पहले ही पढ़ा दिया वो देखो यहाँ पर भी फिर से, ये पहले ही पढ़ा है ना आपको स्टार्टिंग में, ये देखो सेल ऑफ मोटर व्हीकल वैल्यू अगर 10 लाख के ऊपर हो तो इस सेक्शन के तहत, सेल ऑफ मोटर व्हीकल अगर 10 लाख के ऊपर हो तो 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। सेल ऑफ मोटर व्हीकल वैल्यू अगर 10 लाख से ज्यादा बाई मैन्युफैक्चरर टू डीलर्स हो, बाई मैन्युफैक्चरर टू B2B, ठीक है, तो इस केस में टीसीएस नहीं लगेगा, टीडीएस काटता है, ठीक है। यस, इफ टर्नओवर ऑफ डीलर अगर 10 करोड़ के ऊपर का हो। समझ में आ रहा है? मैंने सेम काइंड ऑफ चीजों पे थोड़ा डिफरेंस है। एक बार हमने अभी आपको टीसीएस बताया, लेकिन साथ साथ में टीडीएस भी आ रहा है। तो देखो इस केस में टीडीएस नहीं था, है ना, इस केस में क्या था? टीसीएस था। इस केस में क्या बोलते हैं कि अगर कोई मोटर व्हीकल का वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार यहाँ ये पॉइंट आ रहा है, अगर कोई का वैल्यू 10 लाख के ऊपर है और मैन्युफैक्चरर ये चीज डीलर को दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स अगर ये भांडरी ऑटोमोबाइल्स को दे रहा है, सर भांडरी जानते हो?
टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा डीलर है, थ्रू आउट दी वेस्ट बंगाल काम करता है, भंडारी ऑटोमोबाइल, ठीक है। टाटा का सारे गाड़ी वही बेचते हैं मैक्सिमम, और भी होगा कोई, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे डीलर का दुकान में देखा हूँ वीआईपी रोड के ऊपर, केस्टपुर में, केस्टपुर वीआईपी रोड के ऊपर से कभी बागवाटी की तरफ जाना, राइट साइड में ख्याल करना, तुमको 2-3 शोरूम मिलेगा कार का या बाइक्स का। टाटा का शायद नहीं है, लेकिन होंडाई का, होंडा का तुमको बहुत सारा दिखेगा इसी रोड पे दिखेगा। दे आर ऑल डीलर्स। कौन है बोलो? डीलर्स। एक्चुअली गाड़ी कंपनी डायरेक्टली गाड़ी नहीं बेचता है, एक्सेप्शंस लाइक ओला ने रिसेंटली स्टार्ट किया, आप सीधा ओला से परचेस कर सकते, देखे हो, ओला से डायरेक्ट गाड़ी परचेस कर सकते। ओला इलेक्ट्रिक का जो स्कूटर वगैरह निकाला है डायरेक्ट। तो ये मेरा पंखा बंद, फैन बंद कर देगा, सही है, ठीक है। ओला का बहुत बैम्बू हुआ है, ओला, हाँ हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ओला के गाड़ी में। तो गाड़ी में प्रॉब्लम हो रहा है बोल के उसका शेयर का दाम भी गिर गया, जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था पूरा उल्टा हो गया। एक कस्टमर ने गाड़ी खरीदा था, गाड़ी खरीदने के बाद उसका प्रॉब्लम हो रहा है 1 साल से, तो वो बार बार बोल रहे हैं कि मेरा सर्विस करवा दो, तो बोला सर्विस भी नहीं करा रहा है, और सर्विस अगर करा भी रहा है तो ठीक नहीं कर पा रहा, ऐसा कुछ है। तो फिर कोर्ट में केस हुआ, कर्नाटका या तमिलनाडु का केस है। फिर बाद में कोर्ट ने ओला कंपनी पे पूरा का पूरा रिफंड करने का उसको बोला कि उसमें पूरा कितना 1.5 लाख या 1,60,000 का कुछ अमाउंट था, पूरा रिफंड करने, साथ में इंटरेस्ट भी बोला है कि 9% पर एनम के हिसाब से उसको जितना मैंने सर्विस में जितना देरी हुआ है, मैंने उसका कंप्लेन लॉजिंग के टाइम से जितना पेमेंट करने में देरी हो रहा है उसके ऊपर से 9% का इंटरेस्ट बोला है। बोला है कि अगर 45 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने जो बोला है कोर्ट ने ये फुलफिल अगर नहीं होता है तो ये जो 9% का इंटरेस्ट लगा है इसको 12% कर दिया जाएगा। साउथ इंडिया में ना जब कुछ केस बनता है डिसीजन गजब का देते हैं, मैं देखा हूँ। और केस का सोल्यूशन साउथ में काफी कॉम्पेरेटिवली बाकी इंडिया से थोड़ा जल्दी होता है। वहां पर एक्चुअली जो लोकल लोग हैं ना सर, दे आर ऑल्सो वेरी कॉन्सियस, और वो लोग ना अपना बात रखना जानता है। और लॉयर्स भी ना काफी लॉयल है, मैंने तुम्हें केस करेगा। हमारे यहाँ पर क्या है कि तुम किसी को कोई केस, लॉयर को केस देगा, वो उस केस को सॉल्व करने का कोशिश ही नहीं करेगा, डेट पे डेट लेगा, तुम्हारे जगह पे वो जाएगा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं। उल्टा तुम अगर उसको केस देते हो, तुम्हारे अगेंस्ट में जो है, सपोज मानो ओला के साथ इसका प्रॉब्लम है ना, ये तो फिर भी बड़ा केस है, उतना कुछ हो नहीं सकता क्योंकि खबर छप जाएगा। नॉर्मल मानो से फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ सजीद का कोई केस है, एग्जाम्पल करो अब मान की कोई प्रॉपर्टी को लेके कुछ है, अब सृजित, मैं जिस लॉयर को जाके केस दिया, सृजित उसको खरीद ले रहा है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है, और वही लॉयर को पैसा देके केस को पेंडिंग कर। नॉर्थ इंडिया में तुमको इस तरह का बहुत मिलेगा, और तुम सोचोगे कि काम क्यों नहीं हो रहा है। मैंने बंदा दोनों तरफ से खाए जा रहा है, लॉयर मेरा है, उसका लॉयर नहीं है, लेकिन मेरे लॉयर को ये खरीद के रखा। अब केस का सोल्यूशन ढूंढो, क्यों नहीं हो रहा। इसलिए ऐसा हो गया कि लोग केस करने से भी चिंता में पड़ जाते हैं, क्या पता कुछ होगा कि नहीं होगा। लोगों को लॉ पता होना चाहिए, लॉ पता नहीं है, सिखाने का सिखाता नहीं है। स्कूल कॉलेज में फालतू का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिस सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है जिंदगी में, ठीक है। ऐसा पुराना पुराना घसा पीटा इतिहास पढ़ाता है, काम का चीज कुछ नहीं पढ़ाता। इसलिए तो बच्चा 15 साल तक पढ़ लेते हैं, लेकिन जिंदगी में क्या करना है दिखाई नहीं देता। ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस को मारो रे, खत्म करो। ये सीरियसली क्या जरूरत है, क्या पढ़ा रहे हो। देखो सर, आपको भी बिठा देंगे ना, आप भी वैसा ही बन जाओगे, वो जगह ही ऐसा है। मानो मैं इतना बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे सर अब चलो आपको बनाते हैं,
ठीक है। फिर देखा जाएगा, मैं भी बोलूंगा नहीं नहीं ऐसा ही चल रहा है, लोगों ऐसा ही होता है, ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। देखो, तो अगर टर्नओवर डीलर का 10 करोड़ के ऊपर है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, एंड द वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 एक्सीड्स 50 लाख, तो टीडीएस लगे। ठीक है, टीडीएस का रेट टीडीएस के चैप्टर में जाके 194 क्यू चेक करो, मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें और टीसीएस लग सकता है क्या? नॉर्मली नो, इफ डीलर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, यस। अच्छा, नॉर्मली अगर टीडीएस काटेगा तो नहीं, यस इफ डीलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, अगर वो टीडीएस नहीं काटता है, इफ डीलर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस तो फिर टीसीएस नहीं, लेकिन तब टीसीएस लग सकता है इफ डीलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। अगर टीडीएस नहीं काटा तो टीसीएस लगेगा, लेकिन अगर टीडीएस काट लिया तो टीसीएस नहीं देना। एंड मैन्युफैक्चरर्स टर्नओवर एक्सीड्स, वही बात, 10 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल सोल्ड टू द डीलर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एक्सीड्स इज 50 लाख। सिंपल बात है, सरकार को किसी ना किसी तरह से चाहिए, अगर टीडीएस में नहीं करेगा तो टीसीएस में करो, टीसीएस में नहीं करेगा तो टीडीएस, यहां नहीं तो वहां। बात समझ में आया? ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस क्या है ना, टर्म्स जो है वो पहले कभी सुना नहीं है, सीधे शायद अलग, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल चीज है। सरकार को चाहिए पैसा, और आप एक चीज ख्याल करो, ये बड़े बड़े लोगों का माल है, छोटे छोटे चीजों में नहीं। इसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम, हम लोगों का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो टैक्स का अमाउंट अल्टीमेटली दाम पे वो लोग जोड़ देगा अपना खर्चा जो है, ठीक है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन ये हम लोगों को मैंने छोटा छोटा चीजों पे दी। अच्छा, टीसीएस इधर एक देखो, सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10 lakh and aggregate value of all motor vehicles sold by the seller to the buyer less than 50 lakhs in the financial year 23-24। बात समझ में आ रहा है? अगर मोटर व्हीकल का वैल्यू, माने कोई गाड़ी का वैल्यू 10 लाख से कम है, और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल सोल्ड बाय द सेलर टू द बायर, टोटल जो सेल किया फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 50 लाख से कम है, तो कहीं पर भी कोई टीसीएस, मैंने सिंपल बात है, अगर आप गाड़ी का डीलर हो, गाड़ी बेचते हो, एक एक गाड़ी 10 लाख से कम है, और ओवरऑल गाड़ी 50 लाख का कम बेचे हो, तो आपसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं, टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, टीडीएस भी कलेक्ट नहीं करेगा। और क्या बोला है? सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10 लाख बट एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख से ज्यादा। 10 लाख से कम का गाड़ी बेचे हो, मैंने स्विफ्ट डिजायर बेच दिए, ऑल्टो बेच दिए, समझ में आ रहा है ना, ये सब 10 लाख से कम है कि नहीं है? टीसीएस नहीं है सर, लेकिन टीडीएस लग सकता है 194 क्यू में, इफ टर्नओवर ऑफ द बायर एक्सीड्स 10 करोड़। अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो टीडीएस कलेक्ट होगा बायर से। अच्छा, यहाँ पर नो यस दोनों है, 286 सबसेक्शन 1 एच पे, नो इफ बायर इज रिक्वायर्ड टू टीडीएस, अगर टीडीएस काट लेगा तो फिर टीसीएस का जगह नहीं है। यस इफ बायर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एंड सेलर टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22। नहीं, या तो बायर को देख लो या तो सेलर को देख लो, जहां मर्जी गवर्नमेंट कलेक्ट करे। ठीक है, माथा में जा रहे हैं ना? हाँ, ये थोड़ा बाद में पढ़ना पड़े। हाँ हाँ, थोड़ा माथा खराब करेगा, लेकिन लिख लिख के पढ़ोगे ना, एक दिन बैठ के कंसंट्रेशन के साथ दिमाग में घुस जाएगा। माने आप ये नहीं बोल सकते कि दिमाग में नहीं घुस रहा है, दिमाग में तो घुस जाएगा, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स अदर देन मेंशन 1 to 11, अगर एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय सेलर टू बायर इज 50 लाख और लेस, कहीं पर कुछ नहीं। इफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय सेलर टू बायर इज मोर देन 50 लाख, तो टीसीएस इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इधर टीडीएस लग सकता है 194 क्यू पे, इफ टर्नओवर ऑफ द बायर 10 करोड़ क्रॉस करे। यहाँ पर सेम टू सेम नो ईएस का खेल दे रहा है, अगर टीडीएस काट कर लेगा तो टीसीएस नहीं, और अगर टीडीएस नहीं काट करेगा तो यस इफ द बायर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एंड सेलर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है 22-23 में, तो फिर माने एक ही चीज है, बस अलग अलग केस है, माने ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज नॉट डिफरेंट, बस केस थोड़ा अलग अलग।
एक बार ऑनलाइन में पूछ लेते हैं। वो सर लोग बोलो, आप लोग थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, हेलो। sir. Yes, sir. ओके यस सर। सर। इसमें से और क्या बोला जा सकता है? रुक जाओ। टोल प्लाजा वगैरह बोल दिए थे ना? टोल प्लाजा वगैरह बोल दिए। आप लोग एक बार ना ये जो समरी पॉइंट्स है एक बार प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना, टीडीएस टीसीएस का सभी चीजों का। टीडीएस पहले ही हो गया था, एडवांस टैक्स तो बोल दिए थे, टीसीएस का भी जो जो आज 206 का पॉइंट था ऑलमोस्ट डिस्कशन हो गया। ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड देखो। ये दो पॉइंट थोड़ा सुन लो। मेन डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस? सर पहले तो इसका फुल फॉर्म अलग है। टीडीएस इज ए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीसीएस क्या है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। Persons responsible for paying is required to deduct tax at source at the prescribed rate. TCS normally seller of certain goods is responsible for collecting tax at source at the prescribed rate from the person who grant license। जैसे हम लोग बहुत सारा पॉइंट ऑलरेडी आज भी पढ़े। पर्सन हु ग्रांट लाइसेंस, जो लाइसेंस देता है और लीज देता है in respect of any parking lot, toll plaza, mine, quarry, is responsible for collecting tax at source at the prescribed rate from the licensee or lessee as the case में पढ़े हैं। ऑथराइज्ड डीलर, ये फॉरेन ओवरसीज वाला। ऑथराइज्ड डीलर रिसीविंग अमाउंट फॉर रेमिटेंस अंडर एलआरएस, माने वो जो माने क्या बोलते हैं उसको, रेमिटेंस स्कीम्स में जो आरबीआई के स्कीम के अंदर आते हैं, of the RBI or seller of an overseas tour program package is responsible for collecting tax at source at the prescribed rate from the buyer। ये भी हम लोग आप लोगों को अभी अभी कवर किया। टीडीएस में एक चीज बोलता है कि जनरली टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अमाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ द पेमेंट व्हिच इज अर्लियर। जनरली टैक्स कब डिडक्ट किया जाता है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अमाउंट ऑफ द पेई, माने जब पेई माने कौन? जो पेमेंट कलेक्ट कर रहा है ना, तो पेमेंट जो कलेक्ट कर रहा है उसके अकाउंट में जब क्रेडिट होता है उस टाइम पे टीडीएस नॉर्मली दिखाना चाहिए। However, in case of payment of salary, payment in respect of life insurance policy, etc., tax is required to be deducted at the time of payment। ठीक है, और इस केस में क्या बोलता है, जिसमें और कुछ था क्या? टीसीएस के केस में क्या बोलता है? जनरली टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट। देखो दोनों चीज में डिफरेंट है, इसमें क्रेडिटिंग द अमाउंट ऑफ द पे बोला है और इसमें डेबिटिंग द अमाउंट पेबल बाय द बायर, माने बायर का अकाउंट जब डेबिट किया जाएगा ऑफ सर्टेन गुड्स टू द अकाउंट ऑफ द बायर और एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द सेड बायर व्हिच एवर इज। माने डेबिट करने का मतलब है जब आप उसको ड्यू कर या फिर जब उस टाइम जब वो एक्चुअल में पेमेंट कर, दोनों में से जो पहले। ये नॉर्मली होता है, कई बार क्या होता है कि ड्यू एंट्री कर रहा है, जब जर्नल एंट्री जब कर रहा है अकाउंट्स में कि इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, पेमेंट बाद में हो रहा है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली ड्यू के केस में ही हम लोग कलेक्शन को काउंट करेंगे। कई बार होता है कि वो लोग कैश में काम करते हैं, वो कोई ड्यू एंट्री वगैरह नहीं कर रहा है, सीधा पेमेंट किया, टीसीएस का मैटर है। जो लोग कैश में सारा चीज मेंटेन करते हैं वो जब पेमेंट होगा तभी हो, तो जो भी अर्लियर होता है उसको देखा जाए। However, in case of a sale of motor vehicle, जब वैल्यू 10 लाख के ऊपर जाता है या फिर गुड्स 50 लाख के ऊपर जाता है, अदर देन एक्सपोर्टेड गुड्स एंड गुड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 206 सबसेक्शन 6 क्लॉज 1 एटसेट्रा, कुछ वो जो क्या बोलते हैं उसको, अरे पावर जनरेशन में या मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे उसमें टीसीएस नहीं है, वही पॉइंट बोला। ठीक है, तो यही है टीसीएस और टीडीएस का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को
एक्चुअली लिखा है कि यहाँ यहाँ हम लोग टीसीएस करें, बाकी दोनों केस में ही पहले ही दिया जा रहा है। दो सौ तीन ए कॉमन नंबर फॉर टीडीएस एंड टीसीएस, ये आगे जाके काफी डिटेल्स और फाइनल लेवल में ना इसके ऊपर काफी चर्चा होता है, फिलहाल जितना जरूरी है एनफ। Persons responsible for deducting tax or collecting tax at source should apply to the assessing officer for the allotment of tax deduction or collection account number। माने TDS TCS ना हर कोई नहीं काट सकता, जो काटेगा उसके लिए ना उस पर अप्लाई करना पड़ता है। मैंने अगर इफ यू आर रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS और TCS तो आपको असेसिंग ऑफिसर मैंने इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स अथॉरिटी है उनसे नंबर लेना पड़ेगा कि हमारे पास TDS TCS कलेक्ट करने का नंबर होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 203A सबसेक्शन 2 enlist the document certificate return challans in which the tax deduction account number or tax collection account number or tax deduction or tax collection account number has to be compulsorily quoted and the requirement of obtaining and quoting TAN, ठीक है, and section 203A shall not apply to such person as may be notified by central government in this year। TAN मैंने बेसिकली टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने टैक्स अकाउंटिंग नंबर ऐसे बोलते हैं, तो वो जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्योंकि उसका टीडीएस एंड टीसीएस का नंबर हो रहा है इसलिए उनको टैन का जरूरत, बस सही है कि टीडीएस टीसीएस का एक नंबर होता है उसको अलग से कोट करना पड़ता है, ये चीज एक रूल में 203A में आपको इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, अगर हो सके ना इस पर एक बार करो। मिस्टर गुप्ता रेसिडेंट इंडियन है, is in retail business and his turnover for financial year 22-23 was 12 crore. He regularly purchased goods from another resident, Mr. Agarwal, a wholesaler. ये गुप्ता है अग्रवाल जी। Mr. Agarwal, a wholesaler, and the aggregate payment during the financial year 23-24 was 95 lakh, 20 lakh on 1st June 2023, 25 lakh on 12 August 2023, 22 lakh on 23rd November 2023 and 28 lakh on 25th March 2024. Assume that the said amounts were credited to the Mr. Agarwal's account in the books of Mr. Gupta on the same date. Mr. Agarwal turnover for financial year 22-23 was 15 crore। माने यहाँ पर गुप्ता जी बायर माने सेलर एज वेल एज अग्रवाल जी बायर दोनों का ही डिटेल्स आपको दिया है। So based on the above facts, examine TDS, TCS implications, if any, under the Income Tax Act 1961. Would your answer be different if Mr. Gupta's turnover in financial year 22-23 was 8 crore, यानी 10 करोड़ के नीचे आ जा रहा है, all other facts remaining the same? Would your answer to question number 1? बार-बार don't know why. Would your answer to 1 and 2 change if PAN has not been furnished by the buyer or seller as required? तो ये जो पूरा क्वेश्चन दिया है ये बेसिकली पूरा प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको पूरा टीडीएस टीसीएस का जो अभी तक बात किए अगर ये प्रॉपरली आपने पढ़ा, आप देखो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। हाँ मे बी एक दो पॉइंट इधर उधर से हो सकता है, तो एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स बायर एंड सेलर का डिटेल्स दिया, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। मिस्टर गुप्ता जो कि एक रेसिडेंट इंडियन है, रिटेल बिजनेस करते हैं, 22-23 का टर्नओवर है 12 करोड़ का। ये रेगुलरली परचेज करता है किन से? मिस्टर अग्रवाल से जो कि एक होलसेलर है। ये कौन है? रिटेलर है। गुप्ता जी रिटेलर है, अग्रवाल जी होलसेलर है। इसका एग्रीगेट टर्नओवर 95 लाख है, उसका डिटेल्स भी यहाँ पर गिवन किया। Assume the said amounts were credited to Mr. Agarwal account in the books of Mr. Gupta on the same date। दोनों का सेम डेट पे हुआ है और मिस्टर अग्रवाल का टर्नओवर दिया है 15 करोड़। हमें टीडीएस टीसीएस का इंप्लीकेशंस पूछता है क्वेश्चन नंबर 1 में एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1960, ठीक है। इसका जवाब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। मिस्टर गुप्ता यहाँ पर कौन है? बायर है ना। मिस्टर गुप्ता का टर्नओवर 22-23 में 10 करोड़ के ऊपर है। पेमेंट मेड बाय हिम टू मिस्टर अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल कौन? सेलर है। कितना किया? 95 लाख किया, 50 लाख से ज्यादा है इन द प्रीवियस ईयर 22-23। ही इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स। मिस्टर कौन डिडक्ट करेगा टैक्स?
अग्रवाल 0.1% ऑफ ₹45 लाख बीइंग द सम ऑफ एक्सीडिंग 50 लाख, माने टोटल 95 लाख पेमेंट किया, आपका लिमिट 50 लाख का है, तो 50 लाख के ऊपर कितना है ये 45 लाख, इस 45 लाख पे 0.1% कलेक्ट करेगा, सेलर कलेक्ट करेगा, है ना, टीसीएस। समझ में आया? अच्छा, नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q ऑन द पेमेंट्स मेड ऑन 1 जून 2023 and 12 August 2023 since the aggregate payment till that date is 45 lakh has not exceeded the threshold of 50 लाख। माने इससे पहले ये चीज में क्या हुआ कि वो 1 जून के पेमेंट के टाइम पे ये वाला तब डेट दिया, देख रहे 50 लाख क्रॉस नहीं किया ना, तो 50 लाख क्रॉस नहीं करने से टीसीएस कलेक्शन पॉसिबल नहीं है और टीडीएस भी नहीं हो सकता, क्योंकि 50 लाख दोनों केस में ही नहीं हुआ। फाइनली जब किया तो हो गया, ठीक है, इसलिए जब फाइनल केस आया तभी हुआ, इसलिए यहाँ पर 194 किया टीसीएस का सेक्शन से कि टीडीएस का सेक्शन, टीडीएस का सेक्शन से, ठीक है, इसलिए सिंपल बोला कि नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड अंडर 194Q, क्योंकि इस टाइम पे 50 लाख क्रॉस नहीं करा। तो टैक्स ऑफ 1700 ये कहां से आया, 17 लाख लास्ट में था क्या, 20 लाख, 25 लाख, 22 लाख एंड 28 लाख, 20, 25, 45, 15 करोड़ का है। अच्छा, मैंने इस तरह से कर रहा है, मैं बता देता हूँ, 22 लाख से 5 लाख को माइनस कर रहा है, मैंने ये जो लास्ट वाला जो अमाउंट है 194Q फ्रॉम द पेमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ 22 लाख ऑन 23 नवंबर 2023, 23 नवंबर 2023 को कितने का अमाउंट पे किया है, देखो 23 नवंबर मैंने ये वाला, इसमें 22 लाख का अमाउंट है ना, पहले देखो 20 और 25 करके मेरा कितना हुआ था, 45 लाख हुआ, 50 लाख के नीचे था, तो इसलिए 194Q में भी मेरा टीडीएस का इम्प्लीकेशन नहीं आ रहा था, लेकिन 23 नवंबर को मेरा 22 लाख हो रहा है। अब टोटल में अगर देखा जाए तो 50 लाख क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्योंकि इस डेट तक मेरा टीडीएस का अमाउंट नहीं आएगा बिकॉज बिलो 50 लाख है, तो इसमें 50 लाख से शॉर्ट कितना हो गया था पहला दो केस में, मैंने 50 से अगर तुम 45 को माइनस करोगे तो कितना होता है 5 लाख, और इधर कितना अमाउंट हो रहा है 22, ठीक है, तो 22 से अगर मैं वो 5 को माइनस करता हूं तो मेरा वैल्यू कितना होता है 17। तो इसलिए यहाँ पर हिसाब बता रहा है सर कि टैक्स ऑफ 1700 मैंने 17 लाख का 0.1% हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q फ्रॉम द पेमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ 22 लाख, दैट इज 22 लाख माइनस 5 लाख बीइंग द बैलेंस अनएग्जॉस्टेड थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी उसका लिमिट कितने का था 50 लाख का लिमिट था। अब जब नेक्स्ट टाइम उसका 22 लाख हुआ है तो पहले 5 लाख का उसने नहीं लिया था ना, तो वो 5 लाख यहाँ पर वो एडजस्ट कर सकता है, इसलिए 22 लाख से 5 लाख को लेस करके बाकी अमाउंट पे वो टीडीएस काट सकता है, और बाकी जो 28 लाख है उस पे तो पूरा ही लगेगा क्योंकि वो तो लिमिट क्रॉस हो चुका है, तो उसमें 28 लाख पे 0.1% तो 2800 हैज टू बी डिडक्टेड, ये से 194Q के तहत है, ये से 194Q के तहत है। So in this case, since both section 194Q and 206C is applies, tax has to be deducted under section 194Q. मतलब हम लोग यहाँ पर दोनों चीज देख रहे हैं, 206C भी एप्लीकेबल हुआ था फर्स्ट केस में और बाद में 194Q भी एप्लीकेबल हुआ, तो टीडीएस टीसीएस दोनों ही आ रहे हैं एज पर इनकम टैक्स। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, वुड योर आंसर डिफरेंट अगर मिस्टर गुप्ता का टर्नओवर, मिस्टर गुप्ता का टर्नओवर माने मिस्टर गुप्ता माने बायर, अगर बायर का टर्नओवर 8 करोड़ होता, जो कि इस केस में मेन क्वेश्चन में 10 करोड़ था, मेन क्वेश्चन में मिस्टर गुप्ता का टर्नओवर, मिस्टर गुप्ता का 10 करोड़, अग्रवाल का 15 करोड़, गुप्ता का टर्नओवर सॉरी 12 करोड़ था और अग्रवाल का टर्नओवर 15 करोड़, तो यहाँ पर गुप्ता बायर है, अग्रवाल सेलर है, लेकिन करेंटली हमें पूछा है केस में कि गुप्ता जी का टर्नओवर कितना है 8 करोड़, तो मिस्टर गुप्ता टर्नओवर 22-23 में ओनली 8 करोड़, टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194Q वुड नॉट बी अट्रैक्टेड, हाउएवर टीसीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1, क्योंकि हम लोग पता है कि अगर बायर से नहीं होगा तो सेलर के साइड से कर लेगा,
तो तब 194 क्यू तो एप्लीकेबल नहीं कर पाएगा, लेकिन 206C सबसेक्शन 1H से एप्लीकेबल करेगा इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि टर्नओवर अग्रवाल का तो 10 करोड़ है, मैंने 15 करोड़ है, तो कर सकता है इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो हिज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर गुप्ता एक्सीड्स 50 लाख भी है, और वो 95 लाख रिसीव किया था, यह है ना, तो कर सकता है। अच्छा, एक चीज और, नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड 206C सबसेक्शन 1H ऑन 1 जून 2023, 12 माने वो जो जितना जितना ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कोई कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर अगेन 17 लाख कहां से आपको पता है, हैज टू बी कलेक्टेड, बैलेंस अनएग्जॉस्टेड लिमिट एंड 2800। सिंगल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट केस में 45 लाख तक हो रहा है ना, जब तक तुम्हारा टर्नओवर साल भर का 50 लाख क्रॉस नहीं करता तुम टीडीएस कैसे लगाओगे? 50 लाख हो जाने के बाद फिर जितना जितना क्रॉस कर रहा है एग्जॉस्टेड लिमिट को क्रैक करने के बाद उसमें लगा रहा है, क्योंकि तुम्हारा तो लिमिट फाइनेंशियल ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसलिए जब तक लिमिट है तब तक तुमको टैक्स नहीं देना हो रहा, लेकिन जैसे ही लिमिट क्रॉस कर रहा है, जैसे जब तुम्हारा ये वाला आ रहा है 23 नवंबर में, और फर्स्ट वाला केस में तो 1 जून में तुम्हारा थोड़ी ना 50 लाख हो रहा था, कितना था, 16 लाख या समथिंग था। उसके बाद सेकेंड वाला में तुम्हारा 20 लाख, फिर 25 लाख। तो यहाँ पे 1 जून तक का तुम्हारा 50 लाख कहाँ क्रॉस किया, जो तुम टीसीएस या टीडीएस के जाओगे, यहाँ पर भी कैसे जाओगे? लेकिन सेकंड केस में तो 50 क्रॉस कर रहा है ना, तो जब 50 क्रॉस कर रहा है तो उसके बाद वो 5 लाख को एडजस्ट कर लेगा, उसके बाद बाकी अमाउंट पे लगाएगा, क्योंकि 50 लाख तक तो छूट है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए फर्स्ट केस में 17 लाख पे लगा रहा है और सेकंड केस में 28 लाख पे लगा रहा है। ये अग्रवाल जी के सेकंड केस में गुप्ता जी के केस में हो रहा है। और इसमें कौन सा लग रहा है? गुप्ता जी पे तो नहीं लगेगा, मैंने टीडीएस पे नहीं आएगा। ये दोनों केस में देखो कौन सा सेक्शन लग रहा है, टीसीएस लग रहा है। तो बेटा बोझे अच्छे तो। और हमें और एक क्वेश्चन इसमें जुड़ा था, would your answer to 1 and 2 change अगर PAN has not been furnished by the buyer and seller as required? If PAN is not furnished by Agarwal or Gupta, then Mr. Gupta has to deduct tax 5% instead of 0.1%. Bamboo cut. Accordingly, tax of 85। सर अगर नहीं होगा, क्वेश्चन में ही तो बोला है अगर नहीं होगा तभी तो ये लगेगा। क्वेश्चन में इसलिए तो चेंज करके दिया है कि अगर वो लोग पैन फर्निश नहीं करेगा तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है तो बम्बू खाओ। तब आपका अमाउंट बन जाता है 0.1 की जगह 5, तो 17 लाख के ऊपर 5%, 0.1 नहीं 5% माने 85,000, 28 लाख के ऊपर 5% माने 1,40,000 हैज टू बी डिडक्टेड बाय मिस्टर गुप्ता अंडर सेक्शन 194Q ऑन 23 नवंबर 23 and 25 March 2024 respectively. Or in case of 2, if PAN is not furnished by Mr. Gupta to Mr. Agarwal, then Mr. Agarwal has to collect tax 1% instead of 0.1%. ये 1% है। Accordingly, tax क्या हो जाएगा? 17 लाख का 1% यानी 17,000 and 28 लाख का 1% 28,000 has to be collected by Mr. Agarwal under section 206C subsection 1H on 23/11 and 25 March respectively. घर पे एक बार अच्छे से पढ़ना, सब कुछ पूरा जितना प्रोविजन से सारा बोल के रखा है। एक बार रिवाइज करना, पहले प्रोविजंस पढ़ना, घर जाके एक बार प्रोविजंस को रिवाइज करना, फिर ये क्वेश्चंस को आराम से एक बार देख लो। कोई पॉइंट पे फिर से अगर प्रॉब्लम अराइज होता है मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना, बट मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम कुछ होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक ही कारण से हो सकता है, अगर आप प्रोविजंस को फिर से एक बार पढ़ते नहीं तो प्रॉब्लम का कुछ है नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, बस अलग अलग बात कर रहे हैं ना, एक ही बात को घुमा फिरा के एक बार टीडीएस एक बार टीसीएस, वो थोड़ा पजल कर, लेकिन ठंडा माथा में पढ़ो, दिमाग में घुसे। माने बेसिकली जब एक ही चीज को बार बार वर्ड्स में हम लोग उच्चारण करते हैं ना, तो लगता है अरे बाबा क्या बोरिंग सा बात कर रहा है। लेकिन ठंड दिमाग से सोचो, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, सरकार इधर से नहीं तो उधर से लेगा, और उसके लिए जो लिमिट बांध के रखा है वो लिमिट को एक बार आराम से ध्यान में रखो कि बायर के लिए क्या बोला है, सेलर के लिए क्या बोला है। और टीडीएस टीसीएस का डिफरेंस भी मैंने आपको बार बार बताया, ठीक है। तो ये रहा, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक हम लोग रिटर्न फाइलिंग के बारे में बात करें।
ठीक है, और उसके बाद मैं वापस से इनकम टैक्स बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मैंने यू कैन से फ्रॉम सैलरी। पीजीपीपी से नहीं, पीजीपीपी तो रिसेंटली कंप्लीट करवाया, सैलरी बेसिक्स पढ़ाऊंगा उसके बाद पीजीपीपी। पहले इसको पीजीपीपी चाहिए, पीजीपीपी रिसेंटली कवर किया मैंने। तो तू जब आया उसके पहले पीजीपीपी कंप्लीट, रिसेंट ही है और क्या, एक साल में कितना बार पढ़ा, दो बार पढ़ाते हैं। तो एक काम करना, पीजीपी का क्लास लेके घर पे देखते रहना, कोई डाउट होगा मेरे को पूछना। চাই চিজ কোথায়, বাড়িতে তো পড়িস না। তোর পিজিপিপি লাগবে, আমি তোকে দিচ্ছি ক্লাস, তুই পড়, কোনো জায়গায় অসুবিধা হলে আমাকে বল না, আমি করাবো পিজিপিপি, করাবো না আমি বলছি করাবো। थैंक यू सर। ओ सर ऑनलाइन में सबको समझ में आया, क्लियर है? ओके सर, Yes, बाय sir. सर, बाय सर, बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.